जय हिंद। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को हम कवर नहीं कर सके थे, तो ये पार्ट 2 है और इसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विथ कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है और ये क्या कह रहा है, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि एक रिएक्शन है ए से बी। चलिए एक रिएक्शन है ए से बी। ए से बी रिएक्शन में कह रहा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निगेटिव है, तो अगर इंथैल्पी निगेटिव है तो इसका मतलब सीधे दिमाग में यही आता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। सिंपल सा बात है। मतलब हीट रिलीज होने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट कम होगा। मतलब ऐसे रिएक्शंस का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है। इधर होता है एनर्जी और इधर होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। इस नेचर का एनर्जी रिएक्शन होता है। ये है रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इतना, और ये होता है इंथैल्पी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट समेशन ऑफ HR, और ये होता है आपका समेशन ऑफ HP। मतलब ये जो एनर्जी गैप है, ये जो इतना एनर्जी अगर आप इसको यहाँ से मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट है और ये रिएक्टेंट का एनर्जी कंटेंट है। और डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट उस प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, और यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यही डेल्टा H कहलाएगा, और ये हमारा ये रिएक्टेंट का एनर्जी है तो ये हमारा क्या होगा? डेल्टा H। चलिए तो क्या करा, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। ये ग्राफ होगा नहीं। यहाँ पर ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, प्रोडक्ट का एनर्जी इतना है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, यानी ये इस रिएक्शन का ग्राफ नहीं है। ये देखिए ये हो सकता है रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, ये हो सकता है। ये ग्राफ में लगभग सेम दिख रहा है, ये भी एंडोथर्मिक है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब बात रहा ये दोनों का, तो ये दोनों में आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये जो है इससे कम रिएक्टेंट का एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पे कम है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए तो ये लगभग बराबर दिखा रहा है, तो ग्राफ से एक रफ आइडिया मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर ये बराबर हो रहा है, इसलिए इस आधार पे हम इसको बोले। देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है नीट 2021 में, नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। द गिवन ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। चलिए ठीक है जी, काइनेटिक्स
ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ है। y कुछ है यहाँ पे पैरामीटर, और यहाँ पे पैरामीटर जो है इधर वो x है, चलिए ठीक है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से तो कुछ आइडिया हमको मिल नहीं रहा है कि किसका ग्राफ है। अब यहाँ पे कहा गया है, नीचे देखते हैं, द y एंड x एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ये जो y और y वर्सेस जो हम x का ग्राफ बनाए हैं, ये जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का कौन सा, ध्यान से समझिएगा, जीरो ऑर्डर का कौन सा क्वांटिटी जो है वो इस तरह से वैरी करता है, ये स्ट्रेट लीनियर वैरी करता है। बताइए जीरो ऑर्डर का कौन सा क्वांटिटी जो है वो इस तरह से वैरी करता है कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लीनियर होता है। तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रहा है, आपको भी हम पढ़ा चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम आपको जीरो ऑर्डर पढ़ा चुके हैं। उसमें हम आपको बता चुके हैं कि अगर ए से बी कोई रिएक्शन है और अगर ये जीरो ऑर्डर है, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखते हैं, k इंटू ए टू द पावर 0। तो r इक्वल टू क्या होता है, k। मतलब कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम इधर जीरो ऑर्डर के लिए मान के चलें, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए मान कर चलें, तो सिंपल सा आप समझिए कि अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन यही रहेगा। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है वो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन है। मतलब y जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, y जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, और x जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन था, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, y क्या है बताइए, रेट है। जीरो ऑर्डर के लिए y क्या है, कॉन्सेंट्रेशन तो होगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो होगा नहीं। तो जीरो ऑर्डर के लिए y जो है वो रेट है और x जो है कॉन्सेंट्रेशन है। y जो है जीरो ऑर्डर के लिए वो रेट है और x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। C और D दोनों में सेम ऑप्शन दिख रहा है, इससे डिटरमाइन नहीं होगा कि C होगा या D होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो देखिए हम आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुके हैं, ये बात क्या पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है, टी हाफ, ध्यान से समझिएगा, टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर दिया हुआ है रेट तो निर्भर करता ही है, रेट जो है वो तो निर्भर करता ही है। यहाँ पे हाफ लाइफ जो है ना फर्स्ट ऑर्डर का, वो कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। आप बोलिएगा कैसे, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन तो R इक्वल टू के इंटू ए होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पावर 1 होगा, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में तो रिलेशन रहेगा ही। और अगर हाफ लाइफ हम लोग देखते हैं टी हाफ, तो वो क्या होता है 0.693/K, 0.693/K। तो यहाँ पे हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ K पे निर्भर कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे, जो कि टेम्परेचर पे निर्भर करता है। मतलब हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का यही ग्राफ आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिए कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं हाफ लाइफ, यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाफ लाइफ, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, सीधा होगा, सिंपल सा बात है। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सीधा होगा। क्यों होगा सीधा, कांस्टेंट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कितना भी ले लीजिए, टी हाफ जो है ना वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ इसमें जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन होना चाहिए, तो टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ये वाला होना चाहिए। और रेट और हाफ लाइफ इसका कोई रिलेशन नहीं है कि रेट और हाफ लाइफ को हम लोग कोई रिलेट करें, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा। और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन नीट 2022 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कह रहा है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ये। देखिए कह रहा है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ये एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, बोथ ऑफ दिस इन किलोजूल पर मोल। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ये विल बी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जैसे ही बोला गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ बनता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। कैसा होता है जी? तो ऐसा होता है। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ग्राफ बन गया। इधर क्या है? इधर है आपका एनर्जी, और इधर क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप जानते हैं कि ये जो एनर्जी कंटेंट होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है, और ये जो एनर्जी कंटेंट होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट के एनर्जी में से अगर हम लोग रिएक्टेंट का एनर्जी घटा देते हैं तो यही डेल्टा एच होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो डेल्टा एच प्लस रिएक्टेंट का एनर्जी दोनों के सम के बराबर होगा। ग्राफ से हम लोग कह सकते हैं, सिंपल सा बात। और अगर यहाँ पे ये देखें ये वैल्यू एनर्जी बैरियर, तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर ये वाला वैल्यू देखें, ये वाला वैल्यू देखें, तो ये है आपका ये बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से आपको जो एक्सप्रेशन का ज़रूरत है वो यहाँ से आप निकाल के यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चन अब फिर से पढ़ते हैं तो उसे समझ में आएगा। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ये, यानी इसके बारे में बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, चलिए ये भी डेल्टा एच है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ये विल बी, कह रहा है ना कि ये का जो वैल्यू है वो कम से कम किसके बराबर होगा, ठीक है। ये का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? तो ये का जो वैल्यू है वो डेल्टा एच से बड़ा होगा। ये देख रहे हैं, ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। उसमें बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डालेंगे, ऐड करेंगे, तब उसके बराबर आएगा। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में नहीं कह सकते हैं कि उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, पर हाँ इतना जानते हैं कि डेल्टा एच इतना बड़ा अगर वैल्यू है तो इससे बड़ा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या बोल रहा है? इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं है। लेस देन डेल्टा एच, डेल्टा एच से ये छोटा है। आप ही बताइए, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या ये डेल्टा एच से छोटा है? बिल्कुल नहीं, इससे बड़ा है। इक्वल टू डेल्टा एच, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये जो डेल्टा एच है ये तो छोटा सा वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा वैल्यू है, नहीं। मोर देन डेल्टा एच, बिल्कुल सही जवाब। डेल्टा एच से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम रट के आपको समझाए थे कि भाई इसको रट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ से, एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत अगर एंडोथर्मिक है तो इस तरह का केस होगा, अगर एक्सोथर्मिक रहता तो उसका ग्राफ अलग बनता, फिर उसके लिए केस अलग हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट। द रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 देता है 4Na2 + O2 कैन बी रिटन इन 3 वेज। ये ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश एंड बिटवीन K एंड K डबल डैश। देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O5 देता है 4NO2 + O2। इसको हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ठीक है। तो कह रहा है रिलेशनशिप निकालने। तो सबसे पहले जैसे ही हम ये रिएक्शन देखें 2N2O5 देता है 4NO2 + O2, जैसे ही हम ये रिएक्शन देखें मेरे दिमाग में एक ही बात आया। क्या आया? -1/2 dN2O5 /dt इज इक्वल टू +1/4 dN2O5
NO2/dt इज इक्वल टू DO2/dt, और ये सब का सब किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। सब का सब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तीनों, तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ध्यान दीजिए, ये तीनों एक्सप्रेशन तो बराबर है, ये तीनों एक्सप्रेशन क्या है? बराबर है। मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि -dN2O5 जो है बाई dt इज इक्वल टू क्या दिया है? KN2O5। तो एक काम करते हैं, हम -dN2O5/dt में -dN2O5/dt में 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मन से, तो इधर भी अपने मन से 1/2 देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अगर इसके बराबर है तो दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सा बात। फिर हम क्या लिख सकते हैं? DNO2/dt इज इक्वल टू क्या होता है? K-N2O5। तो हम एक काम करते हैं, DNO2/dt है तो हम 1/4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल सा बात, ऐसा हम कर सकते हैं। और अगला में क्या है? DO2/dt इज इक्वल टू K-N2O5। अब ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ पर तो DO2/dt था ही, तो उसको हम वैसे ही छोड़ दिए। अब ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये वैल्यू आपस में भी क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से समझिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो अब तीनों को बराबर अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू तो सब में आएगा। अगर इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करेंगे तो सब में आएगा। तो हाफ K इज इक्वल टू K-4 इज इक्वल टू K-, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सा बात। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे तो रिलेशन किसके बीच कह रहा है? K एंड K-। तो K और K- के बीच अगर हम लोग रिलेशन देखें तो क्या होगा? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा K/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K-4। तो ये 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2K इज इक्वल टू K-। पहला रिलेशन। अगला रिलेशन क्या बोल रहा था? K एंड K-। तो मतलब इसको और इसको बराबर करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं? K/2 इज इक्वल टू K-। तो K इज इक्वल टू 2K-। तो K इज इक्वल टू 2K-। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं। पहला रिलेशन क्या है? K' इज इक्वल टू 2K, तो K' इज इक्वल टू 2K, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है? K" इज इक्वल टू K/2, K" इज इक्वल टू K/2। ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2K', ये भी सही है, या फिर K" इज इक्वल टू K/2, तो ये दोनों सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, कोई और नहीं ना है। देख लीजिए एक बार, K' इक्वल टू 2K, नहीं ये तो होगा नहीं, उस फॉर्म में नहीं है। एक ही बात है, K" इज इक्वल टू 2K, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3, थर्ड होगा। बात समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जितना है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही है। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए, हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें फॉरवर्ड के लिए जितना एक्टिवेशन होगा, बैकवर्ड के लिए भी उतना ही एक्टिवेशन होगा। तो ऐसे केस में जितना EF होगा उतना EB होगा। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट जितना है, एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट भी उतना ही होगा।
तो इस केस में डेल्टा एच निकालेंगे तो क्या होगा, एच पी माइनस HR, तो क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे रिएक्शन का चेंज इंथैल्पी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, कैसे? तो सिंपल सा आप बात समझिए। देखिए, ये फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन है और बैकवर्ड के लिए भी एक्टिवेशन यही है। मतलब एनर्जी कंटेंट जितना रिएक्टेंट के लिए है, प्रोडक्ट के लिए भी उतना ही है। मतलब ये गैप जितना, वैल्यू जितना है उतना वैल्यू ये है। मतलब दोनों का हाइट नीचे से क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में जितना प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी उतना रिएक्टेंट का एंथैल्पी, और नेट डेल्टा एच क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, डेल्टा एच क्या होगा, 0। देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है जी। देखिए, कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स, इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज फ्रॉम। देखिए, टेम्परेचर को जब हम 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दुगना हो जाता है। आप पढ़े आ रहे हैं इस इक्वेशन में, आपको हम बताए थे कि रेट दुगना क्यों होता है, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू ई टू द पावर माइनस EA/RT। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे K का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो EA/RT जो होगा ये क्या होगा, घटेगा। सिंपल सा बात, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ना, T यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो अगर T का वैल्यू बढ़ रहा है तो EA/RT का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और अगर ये वैल्यू घटेगा तो माइनस EA/RT क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, माइनस EA/RT। और अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो e टू दी पावर माइनस EA/RT क्या होगा, तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। और अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो K का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया गया, 35 डिग्री सेल्सियस, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, दुगना। तो रेट दुगना क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट दुगना हो गया। तो देखते हैं, देखिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है एक बार, तो आप देख लीजिए कैसे रिलेशन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब टेम्परेचर जब था 20 डिग्री सेल्सियस, तो रेट जो था R वो K के बराबर था। और जब टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे रेट जो है ना वो 2R हो गया, क्योंकि K जो है ना वो 2K हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये R1 था और ये R1 था, तो हम लोग इसको R2 बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, R2 बोल देंगे। तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, 2K के। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log K2/K1 इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 R log 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये वैल्यू आप यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू पे पुट करके आप यहाँ से रिलेशन ला सकते हैं। तो K2 कितना हो गया, K2 जो है वो 2K है, K1 कितना है, इसको आप K1 बोल दीजिए, इसको K2 बोल दीजिए। तो K2/K1 कीजिएगा तो log क्या हो जाएगा, 2K/K, और यहाँ पे माइनस EA/2.303 R का वैल्यू कितना रखेंगे, 8.314, और 1/T1 माइनस 1/T2, तो T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। तो T1 कितना हो जाएगा, 293 केल्विन इंटू 305।
तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यू सोल्व करते हैं तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आता है। तो फिर यहाँ पे लॉग, यहाँ पे के से के कैंसिल आउट होगा तो log 2 बचेगा। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस क्यों देती है, log 2 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 इंटू 8.314 और इंटू 15/293 इंटू 305। तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा 0.3010 और इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 305 और डिवाइडेड बाई 15। तो इतना जब वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, यही ई का वैल्यू आएगा। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट समझना था, इसको आप छोटा कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। The slope of minus CA by 2.303 are obtained by the plot of। देखिए माइनस CA by 2.303 R का जहाँ तक बात है तो ये आर्हेनियस इक्वेशन से डिराइव होकर आता है। आप पढ़े हैं फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस CA by RT, ये पढ़े हैं। लॉग लेते हैं तो log k इज इक्वल टू log ऑफ k इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग ln लेते हैं ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ ई टू द पावर माइनस CA by RT। आप जानते हैं ln एक नेचुरल लॉग है, लॉग के बेस में e है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा रुक जाइए, अगले स्टेप में इसको चेंज करें, ln ऑफ a माइनस CA by RT। तो अगर यहाँ पे माइनस CA by RT रहता ना तो फिर हम यहाँ पे सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2.303 लगा हुआ है। तो ln से जब हम log के बेस में 10 में चेंज करते हैं, log ऑफ k जिसके कि बेस में 10 हो इज इक्वल टू log ऑफ a बेस में 10 हो माइनस CA by RT माइनस CA by RT। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। फिर अगले केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, log k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस CA by 2.303 RT। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R इंटू 1/t अब प्लस log ऑफ a। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे m के जगह पे जो m जो स्लोप है वो कितना रहा है, माइनस CA बाई 2.303 R आ रहा है। और ये जो ग्राफ है उसका जिसका ये स्लोप है वो किसके बीच खींचा गया है, log के वर्सेस 1/t, क्योंकि यही 1/t आपका x है और ये log के जो है वो आपका y है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो किसके वर्सेस है, log के वर्सेस 1/t। तो देखिए ऑप्शन में log के वर्सेस log a नहीं, log के वर्सेस t नहीं, log के वर्सेस 1/t, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्यों, क्योंकि log के वर्सेस 1/t, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 + by 2 देता है ये। कह रहा है कि ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है x2 + by 2 देता है 2xy। वो रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में x2 x + x में टूट रहा है, सेकेंड स्टेप में x + by 2 xy + y में दे रहा है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप है। अब स्लो देखते के साथ आपके दिमाग में एक घंटी बजना चाहिए। घंटी क्या बजना चाहिए कि आपको हम बताए थे कि किसी भी कम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालना है तो इसी के रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल करेंगे। और इसमें कोई अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाए तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं दूसरे स्टेप के हेल्प से, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, x के। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के कॉन्सेंट्रेशन के और y2 के कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है। अब आप कहिएगा कि 3 स्टेप में आप इसी स्टेप के रिएक्टेंट को क्यों रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल किया ऑर्डर निकालने के लिए। तो हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये एक स्लोएस्ट स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखें तो x आ रहा है, x इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए रिएक्शन में क्या है, x2 + by 2 देता है 2xy, x तो है ही नहीं रिएक्शन में, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के दौरान जनरेट हो रहा है, रिएक्शन के दौरान ही ख़त्म हो जा रहा है। तो फिर x को हटाने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, तो ये सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ, x2 दे रहा है, ओह x2 दे रहा है, क्या दे रहा है 2x। तो एक के इक्विलिब्रियम के तौर पे हम लोग लिखेंगे तो x का कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 2 डिवाइडेड बाई x2 पे पावर कुछ नहीं 1। तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे हम x के जगह पे क्या दे सकते हैं, x के जगह पे दे सकते हैं k पे पावर रूट, ठीक है ये तो हो गया, और x2 पे पावर क्या, इस पे भी रूट, और y2 यही दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे अगर देखिएगा तो x = आप क्या लिख सकते हैं, k × x2, आइए दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए, x का वैल्यू निकालिएगा तो यही आएगा, और ये x का वैल्यू हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो x के जगह पे हम ये दिए। अब ये कांस्टेंट है तो इसका कोई काम है नहीं क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया x2 पे पावर कितना, रूट है मतलब 1/2, और y2 पे पावर कितना, तो कुछ नहीं है तो 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ओवर 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 जब आप करते हैं तो आपका कितना आता है 1.5। देखिए 3 में यहीं पे है बगल में 1.5, तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। फॉर द केमिकल रिएक्शन दिस द करेक्ट ऑप्शन इज, देखिए रिएक्शन जैसे ही देखे दिमाग में एक बात यहाँ पे इंडिकेट होता है, क्या होता है, N2 + 3H2 देता है क्या 2NH3। तो क्या लिखिएगा, -(d)N2/dt इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में निगेटिव साइन दीजिएगा, -(1/3)dH2/dt इज इक्वल टू +1/2d(NH3/dt। ये हम आपको क्लास में बता चुके हैं कि प्रोडक्ट में हम लोग साइन प्लस क्यों देते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। देखते हैं नेक्स्ट। If the rate constant for a first order reaction is k, the time required for the completion of 99% of the reaction। कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। देखिए जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट का 99% प्रोडक्ट में चला गया, तो बचा कितना रिएक्टेंट, 1% बचा। 99% चला गया तो रिएक्टेंट बचा कितना, 1%। तो जैसे देखिए हम एक रिएक्शन से आपको समझाते हैं, जैसे A से B कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब A से B कोई रिएक्शन है,
अगर इससे भी कोई रिएक्शन है तो t इक्वल टू 0 पे ये कितना था 100%, और t इक्वल टू टी पे ये कितना बचेगा 1%। क्यों बचेगा 1%? क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया, चला गया प्रोडक्ट में। तो कह रहा है ना कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ A0/80, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग ऑफ, शुरू में कितना था A0 कितना था 100, बाद में बचा कितना 1। यहाँ पर k क्या है, तो k का वैल्यू कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, वो k ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे log 100, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 log ऑफ 10 टू द पावर 2। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के तो रहेगा ही इंटू 2/k, तो t का वैल्यू हो जाएगा 4.606 बाई के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 3rd, ये होगा, क्योंकि यही है सारा है। तो चलिए, आई होप आज आप इतना सारा क्वेश्चन देखें, और हमको उम्मीद है कि आप इतने क्वेश्चन से कुछ सीखे भी होंगे। और अब वैसे आप चैप्टर ये पढ़ चुके हैं, तो इसको रिवाइज करते रहना है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है, NCERT पढ़ना है, ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो एकदम परफेक्ट हो और आप में परफेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।